हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ एंड करंट अफेयर को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल फोकस्ड होकर आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, टू सक्सीड योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। यानी कि आपको सारे काम छोड़ के, सारे दरवाज़ों को बंद करके सिर्फ एक दरवाजे के अंदर बंद हो जाना है, वो आपके मिशन का दरवाज़ा होना चाहिए। राइट, आपको एक लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ लगे रहना है हमेशा। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। यहाँ पे अर्थ के लेयर के यानी कि अर्थ का जो कोर है वहाँ से कुछ मटेरियल मिला है बफिन आइलैंड में। फिर साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि कोर ना लीक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कोर का मटेरियल जो पहले कहीं पूरे अर्थ के क्रस्ट पे कहीं कोई मटेरियल नहीं था ऐसा, वो यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि यहाँ का वोल्केनो ना कोर से आ रहा है। मीन्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये आपके जीएस पेपर 1 और कास्ट वगैरह से भी लिंक करके कभी कभी मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूछ लिया जाता है, और जीएस पेपर 2 वुलनरेबल सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़। फर्दर एविडेंस ऑफ अर्थ्स कोर लीकिंग फाउंड ऑन बफिन आइलैंड। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाया है हीलियम 3। अब हीलियम 3 एक वो मटेरियल है, जब अर्थ बन रही थी ना, वो मैंने आपको एक बार डीगैसिंग का प्रोसेस बताया होगा कि जब अर्थ बन रही थी तो क्या हुआ था, इसके जो भी अंदर के मटेरियल थे वो इवापोरेट होके, क्योंकि अर्थ क्या था, एक आग का गोला था, पहले धरती एक आग का गोला थी सबसे पहले। तो जब ये ठंडी हो रही थी तो इसके मटेरियल ना इवापोरेट होके बाहर आ रहे थे, एटमॉस्फेयर में चले जा रहे थे। ठीक है, उस टाइम हीलियम 3 के साथ भी ऐसा ही हुआ। हीलियम 3 बहुत पहले ही एस्केप कर चुका है एटमॉस्फेयर में, बट अब ये रेयर हीलियम 3 का पाना क्या कहता है कि बफिन आइलैंड में कोर लीक कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी साइंटिस्ट मान रहे हैं। ये हीलियम 3 क्या, ये एक एंशंट मतलब आइसोटोप है। जब धरती उस टाइम पे बन रही थी तो ये पाया जाता था। ठीक है, ये अर्थ के अंदर पाया जाता था। अब जैसे जैसे अर्थ का डीगैसिंग प्रोसेस हुआ वैसे वैसे ये बाहर जा रहा था। सारी गैसेस अर्थ से ऐसे बाहर निकल रही थी। ठीक है, उसी टाइम ये हीलियम 3 भी आया बाहर। ठीक है, हीलियम 3 क्या है, रेयर है। इट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस, ऑड्स आर हाई। अब ये माना जा रहा है कि ये कोर से निकल के आ रहा है। ये कोर वाली स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि अर्थ के कोर का मटेरियल कैसा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एविडेंस मिला है। बफिन आइलैंड देखते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अपना इंडिया, ये है कनाडा। कनाडा के ऊपर आप यहाँ पे आएंगे तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक आइलैंड मिलेगा, दिस इज बफिन आइलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसे जूम करके। ये हुआ बफिन आइलैंड, राइट। ये है बफिन बे, ये है ग्रीनलैंड, ये है डेविस स्ट्रेट। यानी कि ग्रीनलैंड और बफिन बे इज सेपरेटेड बाय डेविस स्ट्रेट। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी मैपिंग याद रखनी है क्योंकि बफिन आइलैंड वहाँ पे आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हुडसन स्ट्रेट यानी कि जो बफिन आइलैंड है ना, वो कनाडा के मेन लैंड से सेपरेटेड है हुडसन स्ट्रेट के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैपिंग भी, जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है ना, जो एरिया न्यूज़ में चल रहा है, वो मैपिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ऐसे ही इजराइल पैलेस्तीन की मैपिंग भी करवाई थी, वैसे ही आपको मैपिंग भी करनी है। बफिन आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ कैनेडाज टेरिटरी इन आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन मतलब यहाँ पे ऊपर वाले की बात हो रही है, राइट, ये वाले की बात हो रही है। यहाँ पे मिलता है बफिन आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड इन कैनेडा एंड 5th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड।
ये मेन लैंड से सेपरेटेड है बाय हुडसन स्ट्रेट। अब यहाँ पे अर्थ की लेयर को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने ये पढ़ा है तो रिवाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, ये वाली डिसकंटिन्यूटीज़ पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रस्ट। क्रस्ट मतलब भूमि, जहाँ पे हम सब रहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट। ठीक है, सॉलिड है। मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, चट्टानें, रॉक्स पाई जाती हैं। ये 8 से 40 किलोमीटर इसकी मोटाई है। ओशन क्रस्ट ना थिनर है, पतली है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओशन का क्रस्ट ये है, देखिए कितना पतला है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, जो द्वीपों का क्रस्ट होता है ना, क्योंकि ये तो फिर भी अगर यहाँ पे अगर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो, हिमालयाज़ हो, हिमाचल हो, वहाँ तो और इसकी बहुत डीप मतलब डेप्थनेस हो जाती है किसकी, या फिर थिकनेस हो जाती है किसकी, क्रस्ट की। ये ओशनिक क्रस्ट है जो काफ़ी पतला है। राइट, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये मोटा है। जब पहाड़ होते हैं तो ये और मोटा होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ये वाला समझ आया। ओशनिक क्रस्ट क्या है, पतली है, यानी कि समुद्र वाली ज़मीन पतली है, और जहाँ पे हम रह रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में, ये वाली मोटी है। इसका मेजर एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे क्रस्ट की बात हो रही है, इसका मेजर एलिमेंट कौन है, सिलिका एंड एल्युमिनियम। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी में कहा जाता है, जब वो आता है ना, वोल्केनो आता है या जब भूकंप आता है, तो ये माना जाता है, ये है भी, मतलब ये फैक्ट भी है कि सियाल इज़ फ्लोटिंग ओवर साइमा। ठीक है, ये साइमा होगी एस्थेनोस्फेयर, और प्लेट, ये वाली जो प्लेट है ये होगी सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई प्लेट टेक्टोनिक, क्रस्ट वाली टेक्टोनिक। ठीक है, तो ये बना है सिलिका एंड एल्युमिनियम से। हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच की डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी। ये दिख रहा है यहाँ पे, कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी, ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर, राइट, पानी वाला एरिया, और क्रस्ट ये वाली हो गई क्रस्ट। इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है इसे कहते हैं कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट अपना आता है मेंटल। मेंटल क्या होता है, क्रस्ट के जस्ट नीचे पाए जाना वाला होता है मेंटल। इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो है मोहो डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, तो राइट, ये वाला क्रस्ट हो गया, ये वाला मेंटल हो गया। इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है कौन सी है, मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वाला हो गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसकी थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है। यहाँ पे साइमा पाया जाता है, दैट इज सिलिकन एंड मैग्नीशियम। साइमा पता चला अब क्या है, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर साइमा कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक में। ये थोड़ा सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, साइमा वाला जो मटेरियल होता है ना, ये थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, इसके ऊपर हमारी जो क्रस्ट है वो तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, इसीलिए भूकंप वगैरह या लावा फूटते हैं। राइट, ये क्या है, अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल एंड एंटायर क्रस्ट को कहा जाता है लिथोस्फेयर। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो ऊपर की क्रस्ट है, राइट, और अपर क्या थोड़ा सा सॉलिड पार्ट है, ये पूरा लिथोस्फेयर माना जाता है। इसके नीचे थोड़ा एक सेमी सॉलिड मटेरियल मिलेगा, वो जगह कौन सी है, जिसे कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। ये हाईली विस्कस है, मतलब थोड़े गाढ़े तरीके से यहाँ पे लावा मिलेगा। ठीक है, यही सोर्स है, जब वोल्केनो आता है, जब लावा फूटता है, तो यही एक सोर्स होता है, एस्थेनोस्फेयर ही एक सोर्स होता है जहाँ से लावा को एक पाथ मिल जाता है, एक मार्ग मिल जाता है बाहर आने का। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे कहते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे आप सब देखेंगे, ये रही अपर मेंटल,
राइट, ये है लोअर मेंटल। इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वो है रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे नहीं दिखेगा बट जब मैं पीडीएफ दूंगी वहाँ पे आप सब देख लीजिएगा, विदाउट एनोटेशन, विदाउट खिचपिच देती हूँ तो वहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। राइट, रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब बात आती है कोर की। इनर मोस्ट कोर, मतलब जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे पहले आई कोर, राइट, उसके बाद है मेंटल, उसके बाद है क्रस्ट। राइट, इसमें बहुत सारे डिविजन्स किए गए हैं कि ऊपर वाली और थोड़ी सी मेंटल हो गई लिथोस्फेयर, उसके नीचे पाया जाएगा एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर के पाया जाएगा मेंटल, राइट, और फिर उसके नीचे पाया जाएगा कोर। तो कोर क्या है? ये इनर मोस्ट लेयर है। कोर मेंटल और कोर की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो होती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये वाली डिसकंटिन्यूटी जो है आउटर कोर, सॉरी, मेंटल एंड आउटर कोर के बीच वाली डिसकंटिन्यूटी कौन सी हो गई? गुटेनबर्ग। आउटर कोर और इनर कोर के बीच वाली ये वाली और इसके बीच वाली जो डिसकंटिन्यूटी हो गई, इसका नाम दिया है साइंटिस्ट लोगों ने लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ये स्टेटमेंट्स में पूछ लिए जाएंगे या मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, स्टेट पीसीएस में भी एंड किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया सकता है, पूछ जाया सकता है। अब कोर किस चीज़ से बनी है? ये आयरन एंड निकल मटेरियल यहाँ पे पाया जाता है। इसकी भी दो लेयर्स हैं, कौन कौन सी? इनर कोर एंड आउटर कोर। इसके बीच की डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? मैंने अभी बताई, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। राइट, ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। द इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है। अब वहाँ पे हीलियम-3 पाया जा रहा है, इसका मतलब वो नीचे से ऊपर आया है फ्लो होके, राइट, वोल्केनो के थ्रू आया होगा। इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट वाले से आउटर वाले कोर से आया है। इसके बीच की डिसकंटिन्यूटी वही जो मैंने बताया, लेमैन डिसकंटिन्यूटी। एक बैरोस्फीयर होता है, यहाँ पे क्या होता है? अर्थ का जो कोर है, राइट, या फिर जो होल इंटीरियर है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर आएगा तो बहुत कन्फ्यूजन सी क्रिएट होगी कि ये कौन से पार्ट का बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट की बात कर रहे हैं, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, कहाँ की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये बायोस्फीयर है, ये धरती के अंदर की बात कर रहे हैं अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, ऐसे करना होता है आपको न्यूज़ का एनालिसिस कि साइंटिस्ट ने देखा कि हाँ हीलियम-3 मिला है ये बफिन आइलैंड में, तो बफिन आइलैंड की आपको मैपिंग भी चाहिए और मतलब कनाडा के आसपास कौन कौन सी मतलब स्ट्रेट या फिर बे पाए जाते हैं, बफिन आइलैंड के पास पास कौन से पाए जाते हैं, ये देखना है। और अर्थ का जो लेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, कंप्लीटली इरेक्टिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग आपको पता होगा कि ह्यूमन एक्सरेटा को हैंड से मैनेज करना, मैनुअली मैनेज करना, जिसमें ज़्यादातर गरीब या निचले जो स्तर के लोग हैं, जैसे कि निचले कास्ट वाले लोग हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है, उन्हें हायर किया जाता है। ऑब्जर्विंग दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग एक बॉन्डेज की तरह है, ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, इनह्यूमन कंडीशन चलती आ रही है बहुत लंबे समय से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि ये कम्प्लीटली इरेक्टिकेट करो, कुछ भी करो। ठीक है, 30 लाख कंपनसेशन दो, यानी कि जो जो डिसीज्ड है, यानी कि जो मर चुके हैं, उनके फैमिली वाले को 30 लाख कंपनसेशन दो, मुआवजा दो। यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात छेड़ी है तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये पूछी जा सकती है। ये उनकी इनह्यूमन हालत रहती है, होते हैं ना वो गटर को साफ़ करने वाले, ये ऐसे इतनी इनह्यूमन कंडीशन है, कभी कभी इनका दम घुट के वहाँ पे इन लोगों की मृत्यु हो जाती है।
मैनुअल स्कैवेंजिंग इज डिफाइंड एज अ रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सरेटा, ठीक है, मानव के मल को साफ करना हाथों से। इसमें पब्लिक स्ट्रीट हो गई, ड्राई लैट्रिन्स हो गई, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर, सीवर, यहाँ पे साफ करने के लिए लोग लगाए जाते हैं। इंडिया ने ये प्रैक्टिस बैन की है अंडर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। एक्ट ने कहा है ये बिल्कुल डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है। डीह्यूमनाइजिंग आपको जीएस पेपर 1 में एंड सोशियोलॉजी अगर आपके पास ऑप्शनल है तो ये यूज़ करना है, ये वाला वर्ड इम्पॉर्टेंट है, कीवर्ड, राइट। इसे सोशल इश्यू एक इसका फैक्टर माना जाता है कि ये कास्ट, क्लास एंड इनकम डिवाइड्स के द्वारा ये प्रैक्टिस ड्राइव की जाती है। कास्ट जैसे कि वो माना जाता है ना कि जो निचले स्तर के लोग हैं वो कुछ अनक्लीन वर्क करेंगे, कुछ ऐसा माना जाता था, राइट, उनसे करवाया भी जाता था अनक्लीन वर्क। वो अभी तक चलती आ रही है वो प्रथा, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसे जो शेड्यूल कास्ट हो गए या दलित हैं जिनके पास उतनी इनकम नहीं है जिससे वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके, भरण पोषण कर सके, उनके पास इतनी इनकम नहीं है, इसीलिए गरीब समझ के उन्हें, निचले जाति का समझ के उन्हें इस काम में लगा दिया जाता है। 1993 से इंडिया ने बैन कर दी है, मैनुअल स्कैवेंजर में कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी प्रचलित है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर लिबरेटेड मैनुअल स्कैवेंजर्स टू सिक्योर ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड। अब जो स्टिग्मा और एसोसिएटेड, मतलब जो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएटेड है ना उसके साथ, अब वो क्या है, एक सही इनकम, मतलब सही सोर्स से इनकम नहीं ले सकते वो लोग, इतना स्टिग्मा होता है उनके काम के पीछे, ठीक है। ऑल्टरनेट लिवलीहुड उन्हें मिलना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को टैकल करने के लिए? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन बिल आया है 2020 में, अभी पास नहीं किया गया है। ऑन साइट प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू मैनुअल स्कैवेंजर्स, 10 लाख से 30 लाख गवर्नमेंट ने बोला है, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 30 लाख उन्हें रुपए दो कॉम्पनसेशन में, ठीक है। बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट 2013, इसमें क्या है, अनसैनिटरी टॉयलेट्स नहीं बनाए जाएंगे, किसी को हायर नहीं किया जाएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग में, और हैजार्डियस क्लीनिंग नहीं होगी, सेफ्टी मेजर्स के साथ होगी, राइट। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हैं उन्हें वहाँ से हटा के ऑल्टरनेटिव जॉब्स, कोई दूसरी जॉब प्रोवाइड की जाए। शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब ST/SC एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 ये इसलिए आया था कि जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव या जो प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है वो ना हो। 90% ऑफ एम्प्लॉयड, यानी कि 90% ऐसे लोग हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स में जो निचली जाति से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज भी गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है। इसके तहत क्या है, लोगों को अवेयर करना, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाना, जिसके तहत लोगों को अवेयर किया जाएगा अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग कितना हैजार्डियस है, कितना इनह्यूमन है, कितना डीह्यूमनाइजिंग है, ये स्प्रेड करना था इसमें काम। स्वच्छता अभियान ऐप आइडेंटिफाई एंड जियो टैग द डाटा ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स सो दैट द इनसैनिटरी लैट्रिन्स कैन बी रिप्लेस्ड। ऐप के तहत, इस एप्लीकेशन के तहत आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजर्स या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में एम्प्लॉय किया जाता है लोगों को। नेशनल एक्शन प्लान फॉर मेकेनाइज्ड सैनिटरी इकोसिस्टम, इसे शॉर्ट में नमस्ते, ये तो अभी रीसेंट का है,
ठीक है, अभी वो एग्ज़ाम में आ जाएगा, नमस्ते स्कीम वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फील्ड, आपको लिखना है मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके तहत ये प्रोग्राम लाया गया। इसमें क्या है, एम्स टू इराडिकेट अनसेफ सीवो एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस। राइट, कि जो अनसेफ सीवर होता है ना, और जो सेप्टिक टैंक जो होता है उसे क्लीन नहीं किया जाएगा, उसे वो उसकी क्लीनिंग की प्रैक्टिसेस को इराडिकेट करना है, हटाना है। ऐसी जजमेंट 2014 में 1993 के बाद जो भी मरे हैं उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा 10 लाख, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बोला था। वे फॉरवर्ड क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अपना घर वर साफ़ कर दें, ठीक है, अपनी गली मोहल्ला साफ़ कर दें। स्वच्छ भारत मिशन का ये है मकसद कि पूर्ण रूप से भारत को स्वच्छ किया जाए। मतलब भारत कहाँ विश्व गुरु बनने की सोच रहा है और हमारे ही लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं अभी भी। राइट, ये हमें ध्यान देना है। ऐसा ही आपको इंटरव्यू में भी बोलना है, अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसमें 15th फाइनेंस कमीशन ने फंड्स दिए और प्रायोरिटी एरिया कहा मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को सही से समझना होगा, इसे एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ इतनी कम्युनिटीज़ लगी हैं, इतने लोग लगे हैं, इतने लोगों के पास सेफ्टी मीज़र्स नहीं है, उन्हें सेफ्टी मीज़र्स प्रोवाइड करना है। काफ़ी हैज़ार्डस सेप्टिक टैंक है तो वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करना है। ठीक है, हमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहिए, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ मानव नहीं जा सकता आज के समय वहाँ इंटेलिजेंस जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट जा सकते हैं। ठीक है, हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग और सेप्टिक जो टैंक्स वगैरह होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए रोबोट्स को एम्प्लॉय करना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2016 में, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये किस चीज़ के लिए था आप बताएंगे? पता चले गया होगा आंसर। आंसर सी है, इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से इश्यूज़ प्रचलित हैं समाज में और उनसे रिलेटेड सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। वो क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में, इश्यू पूछे जा सकते हैं मेंस और इंटरव्यू में। ऐसे करके आपको एनालाइज करना होता है न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रीन फाइनेंस चैलेंज। यहाँ पे क्या पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ऑथर कह रही हैं कि हमें बिलियन में नहीं ट्रिलियन में फाइनेंस चाहिए होगा। पॉवर्टी रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो चैलेंजेस हैं ना ये आसपास में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आसपास से कनेक्टेड हैं। हमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना होगा और पब्लिक जो कंट्रीज़ जो डेट में हैं, जो कर्ज़े में डूबी हुई हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका और भारत के आसपास की जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, वो जो कर्ज़े में डूबी हुई हैं उस कर्ज़े को जैसे तैसे निपटाना होगा ताकि उन कंट्रीज़ का भी पार्टिसिपेशन लिया जा सके क्लाइमेट फाइनेंस में। ठीक है, हमें ये समझना होगा कि क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत क्यों है। हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बताना होगा कि इस चीज़ में रिस्क कम है, आप इसमें प्लीज़ क्या इनोवेशन करके आप इन्वेस्ट करिए। रेटिंग एजेंसीज़ को हमें बोलना होगा कि क्लाइमेट फाइनेंस से भी आप कंट्रीज़ को जज करिए, उनके इनोवेशन से भी आप कंट्रीज़ को जज करिए। राइट, रेटिंग जो एजेंसीज़ होती हैं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, ये क्या करती है कि कंट्री के पास कितना पैसा है, कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, कितना लोन इन्होंने बाहर की कंट्री से लिया है, कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। राइट, ऐसा क्या करना है, ऐसे क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे से भी देखना है।
ठीक है, कि क्लाइमेट फाइनेंस कंट्री दे रही है अच्छे से कि नहीं, और ये इसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को या आप लो रेटिंग्स दे रहे हैं कि वो नहीं दे रही है ग्रीन फाइनेंस। ठीक है, इस एडिटोरियल में पूरा यही बताया गया था कि कार्बन सेक्टर के लिए या कार्बन इमिशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी रिडक्शन, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया को एक क्रूशियल रोल प्ले करना है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे डिवाइडेड है। इसराइल पैलेस्तीन के इश्यू में आप देखेंगे कुछ कंट्रीज़ पैलेस्तीन की तरफ हैं, कुछ कंट्रीज़ इसराइल की तरफ है। रशिया में आपने देखा होगा कि यूक्रेन की तरफ कुछ कंट्रीज़ थी, रशिया की तरफ कुछ कंट्रीज़ थी, राइट। तो अभी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इधर उधर फ्रेगमेंटेड है, जिसके फ्रैक्शंस हो गए हैं, उसे हमें एक ब्रिज डेवलप करना है, एक ब्रिज बनाना है। इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या मानते हैं, हमारी फिलॉसफी कहती है वसुदैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम पूरी फैमिली है, मतलब जो वर्ल्ड है ये पूरी फैमिली है। तो फैमिली के कर्ता धर्ता को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मतलब इंडिया इज़ अ विश्व गुरु और बनने की भी चाहत रखता है, तो इसको तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्ता धर्ता क्या हो, फैमिली को बना के रखे, उसमें बांटवारे ना होने दे, राइट, उसमें मतभेद ना होने दे। फाइनेंसेस को मतलब पूल करके एक जगह पे सेव करें एंड उसे इन्वेस्ट करें फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। फैमिली की प्रॉब्लम अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी है, इन सबको रिड्यूस करने के लिए इंडिया का रोल यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रहेगा। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल, सॉरी मंडे को, क्योंकि संडे को ऑफ रहता है। संडे को आप सब रिवाइज़ करेंगे सारा, ठीक है। मैं संडे को न्यूज़पेपर देख के रखूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट मिला तो मैं वो छूटने नहीं दूँगी, आपका कवर करवा दूँगी, ठीक है। आपको कल पूरा का पूरा रिवाइज़ करना है। वीक में कम से कम एक दिन तो ऐसा निकालिए जिस दिन आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिविजन इज़ द की। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। या आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। PDFs कलेक्ट करते नहीं रह जाना है आपको, वरना एक दिन कलेक्टेड ही रह जाएंगी, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि आपने अभी कोई चीज़ पढ़ी तो आप इतने अलर्ट और इतने एक्टिव रहें कि आप उसे आज के आज ही पढ़ लें या लिख लें, नोट्स में नोट कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।